माफी मांग के आप पतली गली से निकल गए पूरे इराक को तबाह करके, और अब 20 साल आपने अफगानिस्तान को तबाह किया, आप पतली गली से निकल गए और कसूरवार तालिबान हैं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, खुद आरएसएस के चीफ कहते हैं। तो जो हिंदुत्ववादी सोच 1827 से चली आ रही है, वो सोच तो बार बार इसका इजहार करती रही है कि वो तालिबानी सोच है। हम आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रताड़ित औरत कहीं पाई जाती है, तो अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आई है, नंबर 1 भारत है। $3 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बात की जा रही है सब जगह, ये $3 बिलियन का है। 1 लाख के करीब हमारे भारतीय लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, जिनमें से अब तक कुल 800 को लाया गया है। अभी 1 लाख लोग वहां मौजूद हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे देश में जिस तरह से तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद मुनव्वर राना पर आकर अभी तक रुका है, या ओवैसी की बात करें या उसके साथ मौलाना नौमानी साहब की बात करें। और बार बार बहस का जो मरकज़ है वो ये है कि किस तरह से तालिबान वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, देश के किस तरह के हालात हैं। ख़ास तौर से मुहर्रम के बाद ही अगर पूरे देश में जो घटनाएं घटी हैं उस पर अगर निगाह डालते हैं तो साफ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से हमारे देश का आतंक इस मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे पिछले 1 हफ्ते से जब से काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हुआ है, भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर शक किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है पूरे देश के लोगों को कि ये लोग तालिबानी जहनियत के हैं और तालिबान के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब और आपके तमाम क़ारीन की खिदमत, नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, अभी हमारे मुल्क में जो सरकार है और जो मीडिया है, दोनों की पॉलिसी अलग है। अगर आपको तालिबान को और जो अफ़गानिस्तान के मामलात को पहले से देखते चले आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोहा में जो बातचीत हुई थी तालिबान से, अमेरिका के लोगों ने बातचीत की थी, उस वक्त उस बातचीत में हमारे भारत की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। इसके बाद फिर तालिबान से बातचीत हुई रूस के अंदर बैठ के, रूस में भी हमारे वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। तो और कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए भी तालिबान से रवाबित बातचीत का सिलसिला जारी है पहले दिन से। यानी तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान में आने के पहले से सरकारी सतह पर मालूम या नामालूम तरीके से हमारी सरकार तालिबान के रास्ते में है। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि हमारे मुल्क का जो मीडिया है वो तालिबान को प्रेजेंट कर रहा है कि इस तरीके से कि दुनिया के जैसे सबसे ज़्यादा बारबरिक अगर कोई ग्रुप हो सकता है तो वो तालिबान हो। अब इस वक्त वो ISI को भी भूल गए हैं, ISIS को भी भूल गए हैं, सबको भूल गए हैं। अब सिर्फ तालिबान एक चेहरा दिखाई दे रहा है। ये बात नहीं की जा रही कि अगर आप तालिबान को बारबरिक कह रहे हैं तो आपको जॉर्ज W बुश का वो बयान भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने अक्टूबर बल्कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में US में खड़े होकर कहा था कि इट्स अ क्रूसेड अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये जिहाद है। क्रूसेड के लिटरल मीनिंग है जिहाद उर्दू में। तो ये जो पिछले 20 साल जिहाद US और एलाइड फोर्सेस ने तालिबान नहीं, पूरे अफ़गानिस्तान के 4 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ जो जिहाद किया, उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? जो रेत के ढेर में बदला आपने अफ़गानिस्तान को 20 साल तक, उसकी ज़िम्मेदारी किसके यूपर है? जो इराक़ में आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके पूरे इराक़ को रेगिस्तान में आपने तब्दील किया, और फिर UK ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थ्योरी गलत थी और हम इराक़ के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांग के आप पतली गली से निकल गए पूरे इराक़ को तबाह करके, और अब 20 साल आपने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, आप पतली गली से निकल गए और कसूरवार तालिबान हैं। एक बात।
दूसरी बात, मीडिया मुस्तकिल एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तालिबानी सोच। यानी तालिबानी सोच का नाम देके आप पूरे एक ग्रुप को, बल्कि एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ करके आप इस्लाम को तालिबानी सोच का मज़हर करार देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बारबरिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ज़रिए इस मुल्क में आप किसी इलेक्शन को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पहली बात यह कि मैं इस लफ्ज़ से इत्तफाक़ नहीं रखता, तालिबानी सोच या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ हो, मैं उससे इत्तफाक़ नहीं रखता। लेकिन अगर मैं मीडिया की बात को एक मिनट के लिए मान लूँ कि तालिबानी सोच कोई चीज़ होती है, तो फिर उस सोच का मज़हर इस मुल्क में अगर सबसे बड़ा कोई है, वो पिछले 150 साल में इस तालिबानी सोच के का नरिशमेंट आरएसएस ने किया है। तो अगर वो मुस्लिम तालिबान हैं अफ़गानिस्तान में जो बारबरिक अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि भारत के अंदर वो तालिबानी सोच हिंदू तालिबान के तौर पर आरएसएस पेश करता रहा है, जिसका मज़हर अब पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात में किस कदर तेज़ी से इजाफा हुआ। और जिस लड़के की, जिस आदमी की लिंचिंग की जाती है, मारा जाता है, उसको थाने में बंद करके उसी के खिलाफ फिर केस भी डाला जाता है। क्या ये तालिबानी सोच नहीं है? हमने बामियान का जो मुजस्समा तालिबान ने वहाँ तोड़ा था, महात्मा बुद्ध का मुजस्समा तोड़ा, हमने उसकी मुखालफत की थी, उसकी मजम्मत की थी, उस वक्त भी की थी, आज भी करते हैं। लेकिन क्या बाबरी मस्जिद की शहादत बामियान के मुजस्समे को तोड़ने के बराबर नहीं था? तो कि वो तालिबानी सोच जिसकी यहाँ का मीडिया मुखालफत कर रहा है, एग्जैक्टली वही तालिबानी सोच, तालिबान तो 1990 में आए थे वजूद में, लेकिन हमारी जो तालिबानी सोच है उसके तार तो 1827 तक जाके मिलते हैं। 1827 से लगातार उस तालिबानी सोच की परवरिश, नशोनुमा आरएसएस या इससे पहले की जो अलाइड हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी नहीं, अलग रखिए दोनों लफ्ज़, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, खुद आरएसएस के चीफ कहते हैं। तो जो हिंदुत्ववादी सोच 1827 से चली आ रही है, वो सोच तो बार बार इसका इजहार करती रही है कि वो तालिबानी सोच है। चाहे वो जितेंद्र बासु की किताब में 1860 में लिखा गया हो, चाहे वो 1889 में बकिंगम चंद चट्टोपाध्याय की किताब में लिखा गया हो, चाहे वो मदन मोहन मालवीय की हिंदू महासभा में लिखा गया हो, चाहे वो सावरकर की किताबों में लिखा गया हो। वो तालिबानी सोच बाकायदा लिटरेचर की हैसियत से इस मुल्क में मौजूद है। और बदकिस्मती से रहमानी साहब, सरकार, अगर आप हिंदुत्व से तालिबानी का वर्ड जोड़ते हैं तो ये लोग कूद जाते हैं, पूरी तरह से कूद पड़ते हैं, इनको एकदम मिर्ची लगती है। हाँ, तो वो मिर्ची लगेगी, वो सच सुन के तो मिर्ची लगती है, क्योंकि सच ये है, मैं कह रहा हूँ 1990 में आया तालिबान, और ये 1827 से तालिबानी सोच को यहाँ पर जन्म भी दिया, उसकी परवरिश भी की, और रोज़ाना उसके मज़ाहिर यहाँ दिखाई दे रहे। आज अभी की 3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है, आप औरतों को लेके अब तालिबान को बहुत घेरते हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं, वो इस्लामी सोच नहीं है वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने औरतों के साथ किया। लेकिन हम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित औरत कहीं पाई जाती है, तो अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आई है, नंबर 1 भारत है। मोदी सरकार के चलते हुए भारत में सबसे, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर महफूज अगर औरतें किसी मुल्क में हैं तो आज भारत में हैं, अफगानिस्तान चौथे नंबर पे है। तो आप खुद ही उस तालिबानी सोच का इज़हार तो आप कर रहे हैं। तो अब आपको डॉक्टर साहब, शुरुआत में जैसा कि आपने कहा कि भारत की पॉलिसी और मीडिया जो बोल रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज भी ये बात कुछ अंदर खाने खबर आई है कि रशियन प्रेसिडेंट के साथ हमारी प्रधानमंत्री की बात हुई है और कहीं ना कहीं तालिबान से बातचीत होने जा रही है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दोहा में बात हुई, रशिया में बात हुई, लेकिन उसके साथ ही जो एक तरफ से सारे मीडिया चैनल्स को आप देख लीजिए, टीवी चैनल्स को देख लीजिए, वो पहले ही दिन से तालिबान के ख़िलाफ़ पूरी तरह से एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको लेकर कई बार तालिबान के प्रवक्ता के ज़रिए भी बयानात इस तरह के सामने आए कि मीडिया गलत प्रोपेगेंडा कर रही है, भारतीय मीडिया। और उसके साथ ही जिस तरह से तालिबानी लीडर ने ये कहा कि भारत का स्वागत है, आए वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करें और जिस तरह से वो काम करते रहे हैं काम करें। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर मीडिया के इन सारे बयानात का असर पड़ेगा? यकीनन असर पड़ता है। देखिए, भारत का टेलीविज़न ऐसा तो है नहीं कि खाली हिंदुस्तान का हिंदू देख रहा है।
यहाँ का मुसलमान भी देख रहा है भारत का, और गैर ममालिक में तमाम इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल ग्रुप, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, थिंक टैंक्स सब के सब देखते हैं, और उससे वो समझते हैं कि शायद भारत, तो हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो बहुत बुरे तरीके से इस अंदाज से मुतासिर होते हैं। हालांकि मीडिया ये सब कुछ जो कर रहा है उनके पेश नज़र सिर्फ इतना होगा, वो भी जाहिर है सरकार की किसी एजेंसी का ही हुक्म होगा कि वो उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन का फ़ायदा इसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के हालात से उठा ले, ये मीडिया के पेश नज़र हो सकता है। लेकिन अब आज 25 है, कल 26 तारीख को हमारी सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अफ़गानिस्तान के लिए, पहली मरतबा हो रहा है बहुत मोदी सरकार ने कि हम अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को लेके एक अपोजिशन पार्टियों समेत एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई है। और मैं पूरे यकीन के साथ ये कहता हूँ, अभी तो वहाँ तालिबान की सरकार भी नहीं बनी, 31 तारीख के बाद सरकार बनेगी, कैसी होगी क्या होगी कुछ पता नहीं है, लेकिन तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस बार हमारी सरकार कायम करके चलेगी किसी ना किसी स्टेज पे, ये तय बात है। इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत गलत एक तरीक़ा इख्तियार करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये शायद मीडिया के लोगों को मालूम ना हो, है भी तो बताते नहीं, $3 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बात की जा रही है सब जगह, ये $3 बिलियन का है। 1 लाख के करीब हमारे भारतीय लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, जिनमें से अब तक कुल 800 को लाया गया है, अभी 1 लाख लोग वहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात ये $1.5 बिलियन का ट्रेडिंग है हमारा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 85% ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान से आता है हमारा। तो अभी ये जो $1.5 बिलियन का तो एक ट्रेडिंग है, $3 बिलियन पर ईयर हेल्थ सेक्टर में हम अफ़गानिस्तान से कमाते हैं। जो हेल्थ टूरिज़्म है, अफ़गानिस्तान के पेशेंट्स यहाँ आते हैं, 36,000 पेशेंट सालाना अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आता है इलाज करवाने के लिए, और उससे $3 बिलियन हम कमाते हैं पर ईयर। अब आप हिसाब लगाइए कि 10 साल से $3 बिलियन अगर हम सिर्फ हेल्थ सेक्टर में कमा रहे हैं, $30 बिलियन हो गया, और $1.5 बिलियन एनुअल का हमारा ट्रेड है, और उसके बाद में हमने 3 बिलियन, तो हमने कितना लंबा चौड़ा, कोई ऐसा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसका $3 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे 1 लाख लोग जो वहाँ वो अहम है। अगर मीडिया इस तरीके से यहाँ गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करेगा तो हमारे 1 लाख लोगों की जान वहाँ पर महफूज रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर सवालिया निशान लग जाएगा। और इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर कि हम 1 लाख लोगों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान में लाएं। 10 दिन में 800 आदमी ला पाए हैं, और एयरपोर्ट, ये भी उसके बावजूद है कि एयरपोर्ट आज भी इस वक्त भी अमेरिका के इख्तियार में है, तालिबान के इख्तियार में काबुल एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन जो पैसेजेस हैं जहाँ से गुजर के, जिन सड़कों से गुजर के काबुल में एयरपोर्ट तक आते हैं, वो सब तो तालिबान के कंट्रोल में है। तो तालिबान अलाउ कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि लोग मूव करके एयरपोर्ट तक आएँ और फिर एयरपोर्ट से वो आएँ। इसके बावजूद 800 से ज़्यादा को हम रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं। तो सरकार का जो फेलियर है उस पर तो बात करने को तैयार नहीं है। 800 लोग उठा लिए तो पीठ थपथपा रहा है, और मीडिया यहाँ पर पोलराइज करके और पूरे के पूरे माहौल को हिंदू मुसलमान बनाने की पॉलिसी पे अमल करके एक गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड इख्तियार करके हमारे 1 लाख लोगों की जान को खतरे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि 1 लाख लोग, ये मीडिया नहीं बताता। पहले दिन ये देखने में आया था, 1-2 दिन तक लगातार चैनल्स बात करते रहे, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, और वो ये कहते रहे कि हम लगातार एम्बेसी से टच में हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं वो या तो उठ नहीं रहे हैं या उठ रहे हैं तो हमें मदद नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हालात ख़राब हैं, लोग आना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको लाने में नाकाम है, जिसको मीडिया पूरी तरह से नहीं बता रही है। इसके साथ ही जिस तरह से अभी 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब के अंदर, जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट जो हैं, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर तरह तरह के सवालात किए थे, ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो हम पाकिस्तान की बात करें या उसके अलावा चाइना की बात करें, इधर बांग्लादेश की बात करें या श्रीलंका की बात करें, तमाम जगहों पर ये बात कही जा रही थी। तमाम कंट्रीज़ में हमारे जो रिलेशन है वो लगातार ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के मामले में भी कहीं ना कहीं सरकार बहुत देर कर रही है। वहाँ से जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो लगातार उनको मान्यता दे रहे हैं। जिस तरह से रशिया खुलकर सामने आ गया है, चाइना खुलकर सामने आ गया है, पाकिस्तान आ गया है, तो हम देर क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
देखिए रीजन में जो हमारा ये एशियाई रीजन है, इस रीजन में ये तो मानना पड़ेगा 100% इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कामयाब हुआ। इसके बावजूद कि इन्वेस्टमेंट हमने किए, स्टेक्स हमारे थे, कामयाब पाकिस्तान हुआ है। तालिबान पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अमरीकी पॉलिसी नाकाम हुई, 7 समंदर पार के अमरीकी खौफ 20 साल से बैठी हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, एट्रॉसिटीज़ कमिट कर रही थी, वो तो हमारे कंधे पे हमसे इन्वेस्टमेंट करवाए सारे हमारे लोग वहाँ पर जाके खड़े हुए, हमारे प्रोफेशनल हैं, हमारे लेबरर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर हैं, हमारी आर्मी के लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। अमरीका बहादुर तो निकल के साफ गए, वो तो भाग गए वहाँ से। अब हम वहाँ पर खड़े रह गए, हमारे स्टेक खड़े रह गए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जिम्मेदारी है, हमारे रीजन में चाइना है, रूस है, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, हम उसको एनिमी मान लें, श्रीलंका है, बांग्ला, सबके सब ने वो तो मलाई खा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ खड़े होके, उसको प्रोटेक्शन दे के, उसको रिकॉग्नाइज करके। सारी मलाई वो खा रहे जिनका कोई स्टेक नहीं है वहाँ, जिनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जिसका स्टेक है यानी हमारा, और हमारा पैसा लगा है, हमारे लोग लगे हैं, हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम वो जो है तो तमाशाई बन के बाहर खड़े हुए देख रहे हैं और ख़तरा महसूस कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और क्या हो सकती है। और इसलिए हमारे जो एक्स डिप्लोमेट है, जो अफगानिस्तान में एम्बेसडर रहे, या हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या वेद प्रकाश वैदिक है, वो कहे जा रहे हैं कि भाई आपको इंगेज करना पड़ेगा तालिबान से, आप बात कीजिए। ठीक है कि आप फॉर्मल रिलेशन, आज यशवंत सिन्हा ने भी कहा एक टेलीविज़न चैनल पे कि आप फॉर्मल बातचीत ना करें, मगर एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती है, आप बैकडोर से भी बात करते हैं, कन्विंस करें। और जो इन्वेस्टमेंट हमारे वो हैं, जाहिर है कि तालिबान भी अगर सरकार में आते हैं तो उनको भी मुल्क को बनाने के लिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पेश आएगी। वो इतने गधे नहीं हैं कि वो भी जो है सलमा डैम को उड़ा के फेंक देंगे जिससे उनको फ़ायदा हो रहा हो। और सलमा डैम तो हमने बनाया, वो जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग हमने बना के दी है, उसी पार्लियामेंट में बैठेंगे तालिबान, उसके बाहर नहीं बैठेंगे किसी, वो उस पार्लियामेंट को नहीं उड़ाएंगे। तो ऑब्वियसली जो हमारे 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तकरीबन हर एक सूबे में 34 के 34 सूबों में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, वो किसी भी एक प्रोजेक्ट को बंद करने को न तैयार हैं आज, और ना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो उसको वो कर दे। वो खुद अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर देंगे अगर वो उसको इनकार करते हैं। तो उनको भी हमारी ज़रूरत है और हमको भी उनकी ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत चीन और रूस को है उससे ज़्यादा ज़रूरत भारत को है कि वो अफ़गानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को सर्व करे। और मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर आरएसएस को थोड़ी देर के लिए दूर हटा दें तो वो भी इस बात पर एग्री करेंगे कि हमें जो भी सरकार आई है तालिबान के नाम पर या जिस नाम पर भी अफ़गानिस्तान में जो सरकार है, हमें उस सरकार से इंगेज करना ही पड़ेगा, और हम करेंगे। कल ये मीडिया को चुप होना पड़ेगा इस मामले। शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। आपने न्यूज़ मैक्स से बहुत तफसील से बात की और जिस तरह से बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को लेकर नाकाम होती नज़र आ रही है, और हमारी सरकार को समय रहते इस पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि अभी भी देरी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं तालिबान से बात करनी चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और फॉलो भी करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।